दोस्तों सोचिए कि आप आपके घर पर आराम से बैठे हैं और अचानक से कोई आकर आपके घर पर कब्जा जमा लेता है। तो इससे हम क्या कहेंगे? चोरी, डकैती। लेकिन सोचिए कि यही अगर देश के साथ हो जाए, मतलब कोई एक देश किसी और देश के ऊपर कब्जा जमा ले, उसकी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल लाइफ पर अपनी हुकूमत जमाना शुरू कर दे, तो उससे हम क्या कहेंगे? इंपीरियलिज्म, कॉलोनलिज्म। तो यही चीज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड हिस्ट्री के सीरीज में, जहां पर हम जो टॉपिक्स हैं उनको एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। सीधी बात, नो बकवास। तो आइए, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म होता क्या है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसे हम काफी अच्छे तरीके से समझेंगे, जिससे कि आप मेंस में, प्रीलिम्स में, कहीं पर भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली उसका जवाब दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर जो कॉलोनाइजेशन है उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कॉलोनाइजेशन होता क्या है? देखिए क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये आपको मेंस पर्सपेक्टिव से मोस्टली काम आता है। बाकी अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव से देखो तो ये समझना काफ़ी आसान है कि कॉलोनाइजेशन मतलब क्या है। जैसे कॉलोनीज जो है वो स्थापित की गई थी, है ना। अब कॉलोनीज जो है बेसिकली स्थापित क्यों की जाती है? आप समझ लीजिए यहाँ पर ब्रिटेन है, ये उनकी टेरिटरी है, ब्रिटेन की टेरिटरी है। अब वो अगर अपनी टेरिटरी के अलावा किसी और टेरिटरी, फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो इंडिया की टेरिटरी को अगर यहाँ पर एक्वायर करते हैं, वहाँ पर अपना बेस जो है उसको या तो स्टैब्लिश करते हैं, उस देश को एक्सप्लॉइट करते हैं, मेंटेनेंस में रखते हैं, एक्वायर करते हैं, एक्सपांड करते हैं, तो फिर उसको हम बोलेंगे कॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनाइजेशन आपको समझ में आ गया। मतलब क्या है, एक देश जो है अपनी टेरिटरी को छोड़कर किसी और टेरिटरी को एक्वायर करता है, एक्सप्लॉइट करता है, मतलब बेसिकली खुद का माल समझ के वहाँ पर हड़पने की कोशिश करता है, उसको हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनाइजेशन जो है काफ़ी यूरोपियन देशों ने अलग अलग एशियन कंट्रीज़ पर किया था, इवन अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है वहाँ पर भी किया था। अब उसके वेरियस कारण होते हैं जो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर कॉलोनाइजेशन देखते हैं तो कॉलोनाइजेशन क्या है? कॉलोनाइजेशन बेसिकली ये जो कॉलोनीज है, वन टेरिटरी बाय द पीपल फ्रॉम अनदर टेरिटरी, उसको स्टैब्लिश करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, मेंटेन करते हैं, एक्वायर करते हैं, एक्सपांड करते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन में यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। बेसिकली अनइक्वल रिलेशनशिप होता है कॉलोनल पावर और कॉलोनी के बीच में। क्योंकि क्या है, यहाँ पर ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन क्या है, अपने देश को जिस तरीके से चला रहा है वो दूसरे देश को उसी तरीके से चलाएगा क्या? अपने देश को उसको बड़ा करना है ना। तो दूसरे देश को वो एक्सप्लॉइट करेगा, इंडिया को एक्सप्लॉइट करेगा और उस पर अपने देश को आगे बढ़ाएगा। कॉलोनाइजेशन जो है एशिया का, अफ्रीका का, अमेरिका का, ये 3 फोकसेस में शुरू हुआ। कौन से फोकस थे? गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। मतलब 3G जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते थे। गोल्ड मतलब बेसिकली प्रॉफिट जो है, ट्रेड से जो भी उनको प्रॉफिट हो रहा है, जैसे इंडिया जो है उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, पूरा उसको एक्सप्लॉइट किया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें देखने को मिला, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। हमने वन मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर्स है उसमें भी देखा हुआ है ना। तो एम अकेडमी ऐप पर मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स प्लस बाकी भी जो कोर्सेस है सभी अवेलेबल है। आपको डाउनलोड करना है अकेडमी ऐप। तो यहाँ पर आप देखोगे तो गोल्ड जो है ये क्या है, प्रॉफिट जो भी मिल रहा है ट्रेड के थ्रू, मतलब रॉ मटेरियल जो है उस देश से, जो भी देश में हम कब्जा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर कब्जा कर रहे हैं तो इंडिया जो है वहाँ से रॉ मटेरियल मतलब कॉटन जो है, रॉ कॉटन लो एंड देन उसको ब्रिटेन में लेकर जाओ, ब्रिटेन में वहाँ पर फिनिश्ड गुड जो है कपड़े बनाओ एंड देन उसको इंडिया में और बाकी देशों में बेचो। तो ये गोल्ड था। देन उसका ग्लोरी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर यूरोपियन पावर, देखिए क्या है, एक कोई देश है उसने अगर बाकी दूसरे देशों को, बहुत सारे देशों को एक्वायर करके रखा है, तो उसमें उसकी ग्लोरी दिखती है कि बाप रे इतने सारे कॉलोनीज उसके अंडर में, ओ माय गॉड ही इज सो कूल। तो उस तरीके से यहाँ पर ग्लोरी जो है वो यहाँ पर उभर कर आती थी। एंड तीसरा था गॉड, मतलब जो मिशनरीज थे वो यहाँ पर क्या करते थे, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने का काम करते थे। तो ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो 3G जो है ये आप याद रखिएगा। देन यहाँ पर क्या है, जो कंट्री है जिसके पास अच्छा खासा सी रूट है, जिसके पास अच्छी खासी सी पावर है, वो यहाँ पर ज़्यादा कॉलोनीज उसको एक्वायर कर सकता था। अब अगर हम टाइप देखते हैं कॉलोनाइजेशन के, तो टाइप हमें देखने को मिलते हैं बेसिकली, एक था सेटलर कॉलोनाइजेशन, ठीक है, एक था सेटलर कॉलोनाइजेशन, दूसरा था एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनाइलिज्म। अब सेटलर कॉलोनाइलिज्म क्या था कि लार्ज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स जो रहते थे, मतलब इमिग्रेंट्स मतलब दूसरे देश से आए हुए लोग, तो उनको हम बोलते हैं इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट जो है वो लीगल भी हो सकते हैं, वो इलीगल भी हो सकते हैं। लीगल मतलब यहाँ पर दूसरे देश में जाने के लिए हमको पासपोर्ट लगता है, उस देश का वीज़ा लगता है। अगर इसके साथ आ रहे हैं तो वो हो गए लीगल, अगर इसके अलावा आ रहे हैं तो वो हो गए इलीगल। तो इलीगल मतलब बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ इमिग्रेंट जो है वो रिलीजियस, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक रीजन से
यहाँ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस होते थे कि यार वो देश में हम जाएंगे ना, वो देश में काफ़ी अच्छा खासा पैसा है, यार वो देश में अगर हम जाएंगे ना काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल सकता है, यार वो देश में अगर हम जाएंगे ना अच्छा रिलीजन है, वहाँ देश में जाएंगे ना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है ना। तो वो आकर नए नए प्लेसेस पर सेटल होते हैं एंड लोकल जो वहाँ के इंडिजिनियस लोग हैं उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम यहाँ पर श्रेष्ठ है, हम यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ है, इकोनॉमिकली हो सकता है, पॉलिटिकली हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं सेटलर कॉलोनियलिज्म। मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी वो यहाँ पर देखती है कि इंडिया के साथ ट्रेड अगर हम करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो सकता है, आते हैं यहाँ पर सेटल होते हैं एंड देन उसके बाद यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं उन पर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया सेटलर कॉलोनियलिज्म। दूसरा हो गया एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म। यहाँ पर होता है कि जो लेस नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स है वो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन फोकस करते हैं, ना कि सेटल होने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ऊपर के इसमें तो काफ़ी लोग यहाँ पर सेटल होने के लिए आए हुए हैं, है ना, यहाँ पर हम स्थापित हो गए हैं। लेकिन वही एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कुछ चुनिंदा लोग आते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं एंड देन अपने देश को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमें दो टाइप के जो कॉलोनियलिज्म है वो देखने को मिलता है। हिस्ट्री अगर हम देखते हैं कॉलोनियलिज्म की तो ये भी काफ़ी दिलचस्प है। मतलब यहाँ पर 3 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। एक है रोल ऑफ एक्सप्लोरेशन, देन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, देन एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी। एक्सप्लोरेशन अगर हम देखें तो एक्सप्लोरर जो है जैसे यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस है ना, उसने यहाँ पर अमेरिकन कॉन्टिनेंट को किया। अब यहाँ पर मिडल ईस्ट बेसिकली हुआ क्या था, हमने मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर्स है उसमें देखा हुआ था कि जो मिडल ईस्ट था, ठीक है, मतलब एक तो रोमन एम्पायर है ना, रोमन एम्पायर, इंडिया। अब क्या था कि यहाँ पर बीच में जो अरब देश है वो यहाँ पर हो गए थे। अब अरब देश क्या कर रहे थे, अरब देश यहाँ से इंडिया से जो भी माल आ रहा है उसको ख़रीद कर यहाँ पर जो रोमन एम्पायर है, बेसिकली आप समझ लीजिए वेस्टर्न देश है, उनको महंगे दामों पर बेचते थे। तो इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ को लगा कि भाई अल्टरनेट रूट जो है वो निकालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लोरेशन जो है वो शुरू कर दिया, है ना। मिडल ईस्ट का डायरेक्ट एक्सेस नहीं था, यूरोपियन जो उनको हाई प्राइजेस फेस करना पड़ता था। देन इसीलिए कुछ यूरोपियन जो है फ्रॉम ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल, नीदरलैंड, उन्होंने बोला कि खुद की कॉलोनीज जो हम यहाँ पर अमेरिका में स्थापित करते हैं। अमेरिकन रिवोल्यूशन में हमने ये चीज़ देखी हुई है। देन टेक्निकल इनोवेशन, यहाँ पर कंपास जो है वो यहाँ पर आ गया, जो मैपिंग है वो यहाँ पर आ गई, जो मैप्स है सी रूट्स के वो यहाँ पर सही तरीके से मिलने लगे, जिससे कि लोग भटकना बंद हो गए, है ना। कोलंबस जो है उसने यहाँ पर स्पेन ने बेसिकली उसको फंड किया था, तो वो वहाँ पर गया एंड देन सेंट्रल अमेरिका जो है उसको वहाँ पर उन्होंने ईजाद किया। एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी हमें देखने को मिलती है, भाई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से काफ़ी सारा मतलब जो एक्सपांशन है वो हमको करना पड़ेगा, जो नए मार्केट्स है उनको निकालने पड़ेंगे, तो इसके थ्रू भी यहाँ पर चीज़ें जो है वो होने लगी। वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो ख़त्म होने के बाद नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो ख़त्म होने के बाद, मतलब बेसिकली 1945 के बाद से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो कॉलोनीज़ है उनको इंडिपेंडेंस मिलना शुरू हुआ मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से। अब ये जो है हम डीकॉलोनाइजेशन जो देखेंगे उसमें हम देखेंगे, डीकॉलोनाइजेशन नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कैसे यहाँ पर लोग जो है उनको आज़ादी मिलने लगी। मेन उसका था कि भाई इंडिपेंडेंस जो उसकी यहाँ पर वेव चलने लगी थी। देन अब यहाँ पर हम आते हैं जो कॉलोनियलिज्म है उसके कॉजेज़ क्या क्या है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द कॉलोनियलिज्म। सबसे पहली चीज़ है भाई डिस्कवरी, नए लैंड एंड सी रूट जो है डिस्कवर हो रहे थे, इसकी वजह से लोगों को था कि चलो वो देश में जाते हैं, उस देश पर कब्जा करते हैं, फलाना ढिमकाना। देन इकोनॉमिक कंसिडरेशन था, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल, उन्होंने अपनी कॉलोनीज जो है इकोनॉमिक गेन के लिए इस्टेब्लिश की थी कि भाई हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमें देखने को मिलती है। पहले क्या थी है, पहले तो सिर्फ भाई पैसा जो है ट्रेड जो है वो करने के लिए आई थी ना। देन उसके बाद उन्होंने अपना जो वर्चस्व है यहाँ पर बढ़ाना शुरू किया, देन उसके बाद उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया एंड देन उसके बाद उन्होंने अपने आप को जो इंडिया है उस पर रूल कर रहे हैं ऐसा बता दिया। मर्केंटलिज्म, ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में ही इसके बारे में देखा था कि इसका मतलब क्या होता है। तो मदर कंट्री जो उसके डेवलपमेंट के लिए चीज़ें करने लगे, मतलब क्या है, इंडिया को एक्सप्लॉइट करके खुद के देश को बड़ा बनाने लगे। यूरोपियन राइवलरी थी कि भाई यहाँ पर जो अलग अलग देश है उनमें राइवलरी चल रही है, चलो पहले कौन हड़पता है। क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए, है ना, क्रिश्चियनिटी मशीनरीज जो है वो यहाँ पर जाने लगे, तो पोर्तुगीज़ से लेकर ब्रिटिशर्स कोई भी यहाँ पर छूटा नहीं है, सारे मशीनरीज आकर जो कन्वर्जन है वो यहाँ पर करने लगे थे। इनफैक्ट जो फोर्सफुल कन्वर्जन है वो भी देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पर इम्पैक्ट क्या होता है, जो कॉलोनियलिज्म है उसका इम्पैक्ट बाहर हुआ कि कोलंबियन एक्सचेंज जो है वो हमें देखने को मिला। कोलंबियन एक्सचेंज क्या है, तो ये टर्म कभी आपको पूछी जा सकती है। ये टर्म बेसिकली यूज़ होती है एक्सचेंज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, कल्चर, ह्यूमन पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी एंड आइडियाज़।
यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि ये इसका इफेक्ट था कि लोग, एनिमल, प्लांट, इन्वेजिव स्पीशीज़ छिपकली जो है वो भी लाई गई थी, ऐसा कहा जाता है। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। स्लेव ट्रेड, क्योंकि क्या था, लोग यहाँ पर एक्सपांड हो रहे थे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था, उनको स्लेव्स की ज़रूरत थी जो फ्री में काम कर सके, जैसा वो बोले हुकूमत चला सके। तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, खासकर अगर अफ्रीकन कंट्रीज देखते हैं तो वहाँ पर मर्केंटिलिज्म बूस्ट हुआ, एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता गया। तो एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो बेसिकली लोग थे, कंट्रीज थी, कॉलोनीज थी, उनको समझ में आया कि एक्सप्लॉयट कर रहे हैं तो ड्रेन हो रहा है हमारे पैसों का, तो यहाँ पर हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। कॉलोनियलिज्म एशिया में अगर हम देखते हैं तो इंडिया, चाइना, काफ़ी कॉलोनियलिज्म इसमें हमें देखने को मिलता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इंडिया जो है ब्रिटिश ने देखा है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में हमने देखा है कैसे ये सब कुछ लिया हुआ है, इसलिए कैसे हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कॉलोनियलिज्म जो एशिया में किस तरीके से होता है। इंडिया में होता है, चाइना में होता है ना। कॉलोनियलिज्म स्टार्ट होता है चाइना में ओपियम वॉर के थ्रू। यहाँ पर बेसिकली ब्रिटिशर जो है वो ओपियम इंपोर्ट करते हैं, तो उसको रोकने की कोशिश करता है चाइना, एंड देन हो जाता है। तो ट्रीटी ऑफ जो नानकिन है वो हमें देखने को मिलती है। देन जापान अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प मोड़ आते हैं। मतलब बेसिकली ये एक ऐसी कंट्री थी जो विक्टिम नहीं हुई थी इम्पेरलिज्म की, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कब्जा जमाने गए, उसी इसमें रशियो जापानीज़ वॉर हो जाता है 1904-1905 में। जापान की विक्ट्री हो जाती है और एशियन कंट्रीज जो उसने पहली बार ऐसा होता है कि डिफीट किया हो यूरोपियन पावर को। इसी से इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा आता है ना। इससे इंडिया भी जो वेव है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर कॉलोनियलिज्म के थ्रू देखने को मिलती है। तो कॉलोनियलिज्म पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप जवाब इसका दे सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इम्पेरियलिज्म की। तो आइए यहाँ पर हम जो इम्पेरियलिज्म है या फिर जो इसको नियो कॉलोनियलिज्म कहा जाता है उसके बारे में जानते हैं। तो इम्पेरियलिज्म क्या है? इम्पेरियलिज्म बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पर आपने जो कॉलोनी स्थापित की है उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल जो है वो पाया जाए। मतलब कि जैसे कि हमने कॉलोनाइजेशन में देखा था कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट जो है किसी देश से देखने को मिल रहा है और उस संदर्भ में आप उस देश में जाते हो और अपनी कॉलोनी जो है वो स्थापित कर लेते हो। लेकिन अगर आप वहाँ पर पूरी तरीके से खुद का कंट्रोल ले रहे हो, पूरी तरीके से उस कॉलोनी को अपनी कॉलोनी कहकर संबोधित कर रहे हो, तो उसे हम इम्पेरियलिज्म जो है वो यहाँ पर कहते हैं। मतलब बेसिकली द प्रैक्टिस ऑफ एक्सटेंडिंग द पावर, कंट्रोल और रूल बाय अ कंट्री ओवर पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एरिया आउटसाइड इट्स ओन बाउंड्री। जो यूएसए है, यूके इंडिया में आता है। इंडिया में आता कैसे है? कॉलोनीज़ के लिए, है ना, कि भाई यहाँ पर हम हमारा जो व्यापार है वो करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जो पॉलिटिकल कंट्रोल है, पॉलिटिकल कंट्रोल मतलब क्या? जो कानून है, जो लॉ है वो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जो इकोनॉमिक लाइफ है उस पर कंट्रोल, मतलब वहाँ पर जो भी पैसा उत्पन्न हो रहा है उस पैसे का क्या करना है वो ये देश जो है वो देखेगा, ना कि भारतीय लोग देखेंगे। तो ये अपनी बाउंड्री के बाहर अगर ऐसी कोई चीज़ करता है तो उसे हम कहते हैं इम्पेरियलिज्म। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है? बैलेंस ऑफ पावर, है ना, जिसमें नेशन जो है वो यहाँ पर एक बेसिकली क्या करता है? दूसरे देश के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करता है। तो ये चीज़ मतलब बेसिकली पॉलिटिकल एक्विजिशन जो है फॉरेन टेरिटरी का, उसे हम कहते हैं इम्पेरियलिज्म। कि आप किसी भी बाहर के देश पर पॉलिटिकल एक्विजिशन कर रहे हो, पॉलिटिकल एक्विजिशन मतलब जो कानून है, लॉ है, वो यहाँ पर स्थापित कर रहे हो, तो उसे हम कहेंगे इम्पेरियलिज्म। अब कंपोनेंट्स क्या क्या है? तो कंपोनेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको मेंस में लिखने के लिए। कंपोनेंट्स है इसके रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्ट मार्केट, कि भाई यहाँ पर इकोनॉमिक पूरा आपने गेन जो है वो ले लिया है। अब अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई कॉलोनाइजेशन और इम्पेरियलिज्म में डिफरेंस क्या है, तो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बस ध्यान देना है कि रॉ मटेरियल यहाँ पर आपको इकोनॉमिक लाइफ जो है पूरी तरीके से आप कंट्रोल कर रहे हो। जैसे जो ब्रिटेन है वो क्या कर रहा था? हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले रहा था, फिनिश गुड्स जो है वो हमारे यहाँ पर भेज रहा था। प्रोटेक्टिव टैरिफ मतलब क्या है? आप इकोनॉमिक टैरिफ यहाँ पर लगा रहे हो, मतलब कानून जो है वो यहाँ पर लेकर आ रहे हो जिसके तहत जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। फ्री ट्रेड जो है उसका इम्पोजिशन करना। ड्रेन थियरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी याद होगा आपको, दादा भाई नौरोजी। पॉलिटिकल कंट्रोल जो है कॉलोनीज़ का वो यहाँ पर लेना। जो पोर्ट्स है वो यहाँ पर कैप्चर कर लेना। इससे क्या होगा? इससे आपका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पूरा सिनारियो जो है वो उनके हाथ में चला जाएगा। अब यहाँ पर इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉजेज़। क्यों यहाँ पर इम्पेरियलिज्म जो है होता है?
सबसे इंपॉर्टेंट तो है भैया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से न्यू मार्केट जो है वो यहाँ पर चाहिए होते हैं। नए मार्केट्स के लिए बाहर के जो देश है उनको कॉलोनी स्थापित की जाती है, कॉलोनी स्थापित की जाती है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं भैया इतने से नहीं होगा, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर शासन करना पड़ेगा। शासन करते हैं तो इम्पेरियलिज्म डेवलप होता है। नेशनल ग्लोरी जो हमें कॉलोनाइजेशन में देखने को मिला था वही लगभग यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जितना बड़ा इम्पेरियलिस्ट उनका एम्पायर रहेगा उतनी ही ग्लोरी जो है वो यहाँ पर आएगी। सोशल इम्पेरियलिज्म, यहाँ पर सोशल जो है, सोशल पर्सपेक्टिव से यहाँ पर इम्पेरियलिज्म डेवलप होता है कि लोग जो है उन पर शासन किया जा रहा है, लोग जो है उनको अपने कब्जे में लिया जा रहा है, लोग जो है उन पर अपना हुकूम जमाया जा रहा है। जो यूरोपियन डिप्लोमेसी है उसका एक्सटेंशन पार्ट है। यूरोपियन डिप्लोमेसी थी कि भाई हम यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा जो कॉलोनीज़ हैं उनको अपने ताबे में ले लेंगे, जिससे कि हमारा मार्केट बढ़े, जिससे कि हमारी ग्लोरी बढ़े, जिससे कि हमारा जो शेयर है, इकोनॉमिक शेयर है, वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाए। नए डिस्कवरीज हो रहे थे, लैंड सी रूट्स यहाँ पर डेवलप हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर होने लगे। क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियन मिशनरीज है वो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने के लिए अलग अलग देशों में जाने लगे, तो इम्पेरियलिज्म जो है वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब उसका कॉज हुआ। जो मिलिट्री जनरल है उनके एम्बिशन थे कि ज़्यादा ज़्यादा देशों को अपने ताबे में लिया जाए, ज़्यादा ज़्यादा कॉलोनीज़ को अपने ताबे में लिया जाए। जो नंबर ऑफ प्लेयर्स है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होने लगे, जिससे क्या है कि और यहाँ पर कंपटीशन इंक्रीज़ होगी, किसके पास आता है, किसके पास आता है, किसके पास आता है, किसके पास आता है। देन जैसे अभी यहाँ पर पैसों की होड़ लगी हुई रहती है कि ये ज़्यादा कमा रहा है, वो ज़्यादा कमा रहा है ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये ज़्यादा पैसा ले रहा है, वो ज़्यादा पैसा, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। जो जियोग्राफिकल स्पेस है वो डिक्रीज़ होने लगी, जितना कम यहाँ पर सप्लाई होगा उतनी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। नेशनलिज्म जो उसकी भावना, नेशनलिज्म क्या है कि भाई इसने हमने हमारे देश के पास इतना है, हमारे देश ने इतना कर लिया, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कॉजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये हो गया इम्पेरियलिज्म या फिर नियो कॉलोनियलिज्म। यहाँ पर अगर हम इम्पैक्ट देखते हैं इसका, तो इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो वेस्टर्न सोसाइटी है, कॉलोनीज़ है, यहाँ पर बेसिकली सब कुछ चेंज हो गया था, है ना। जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी यहाँ पर शुरुआत हमें देखने को मिली। जो गुड्स है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होने लगी। जैसे हमारे यहाँ पर जो रेल है वो यहाँ पर बिछने लगी, है ना। जो टेलीग्राम है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्कूल बोलिए, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से होने लगी जो कि वेस्टर्न कल्चर पर आधारित थी। इम्पेरियलिज्म ने कॉलोनीज़ को एडवर्सली अफेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रीज़ वहाँ की थी, जैसे इंडिया की इंडस्ट्रीज़ थी, वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई। क्यों? उनकी इंडस्ट्रीज़ चलना चाहिए इसलिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, उन्होंने इन्फीरियर बोला और उनका जो एजुकेशन है वो यहाँ पर थोपने लगे। जो कॉलोनीज़ है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बनकर रह गए कि भाई इंडिया में कॉटन बहुत अच्छा है, चलो ये लेकर चलते हैं और फिर फिनिश गुड जो है वो हम बेचेंगे। देन यहाँ पर जो लोग हैं वो गरीब होते गए उस देश के, क्योंकि वो तो अपने देश को अमीर करने आए थे, अपने लोगों को अमीर करने आए थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को कभी अपना समझा ही नहीं था। इस वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो गरीब गरीब होते गए। प्रेशर जो है वेस्टर्नाइज करने का, वो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो समझ लीजिए प्रॉब्लम्स है वो और ज़्यादा बढ़ते गए। रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी कस्टम्स भी यहाँ पर चेंज होते गए। एक्सप्लॉयटेटिव और अब्यूजिव जो लोग हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिले, है ना। उसी के साथ साथ कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली जो वेस्टर्न कल्चर के तहत यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई, और जैसे कि वैक्सीन बोलिए, सैनिटरी हाइजीन बोलिए, मॉडर्न मेडिसिन बोलिए, लेकिन इसमें भी अगर हम इंडियन ओल्ड कल्चर देखते हैं तो काफ़ी आगे था। देन उसके बाद एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें देखने को मिला, है ना। इम्पेरियलिज्म जो है उसकी वजह से इतना टेंशन बढ़ गया कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो हमें देखने को मिला। वर्ल्ड वॉर 1 आगे हम देखने वाले हैं, तो ये इसके इम्पैक्ट हुए। देन उसके बाद अब यहाँ पर हम बात करते हैं कॉलोनिज्म एंड इम्पेरियलिज्म में डिफरेंस क्या है। देखिए दोनों जो है, दोनों वर्ड्स, कॉलोनियलिज्म बोलिए, इम्पेरियलिज्म बोलिए, दोनों ही वर्ड जो है ये बोलते हैं कि भाई बाहर की जो टेरिटरी है उस पर कब्जा जमाना, उस पर अपनी हुकूमत जमाना, है ना। तो ये दोनों ही वर्ड जो है बताते हैं। लेकिन कॉलोनियलिज्म जो है इज़ वेयर वन नेशन अज्यूम कंट्रोल ओवर द अदर, है ना। यहाँ पर कॉलोनियलिज्म जो है वो, इम्पेरियलिज्म जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल जो है फॉर्मली या इनफॉर्मली उसकी बात करता है। मतलब कॉलोनियलिज्म बेसिकली पूरी तरीके से समा जाना, इम्पेरियलिज्म मतलब ये होता है एक ऑटोनॉमी के तहत लेना कि भाई हम इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर ले रहे हैं, बाकी तुम अपने हिसाब से देखो, बाकी हमारे को तुम्हारे देश का कोई लेना नहीं है। कॉलोनियलिज्म जो है ये यहाँ पर कंट्री कॉन्क्वेयर कर लेती है, दूसरे रीजन को रूल करती है। इम्पेरियलिज्म जो है ये बेसिकली एक एम्पायर क्रिएट करना होता है ना, अपनी नेबरिंग कंट्रीज जो है उसको एक्सपांड करना होता है, तो ये इम्पेरियलिज्म होता है बेसिकली।
कॉलोनियलिज्म में यहाँ पर जो ग्रेट मूवमेंट ऑफ पीपल जो है न्यू टेरिटरी के लिए परमानेंट सेटलर्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं कि भाई परमानेंटली वहाँ जाकर रह रहे हैं। इम्पेरियलिज्म बेसिकली क्या होता है कि इनडायरेक्ट मैकेनिज्म जो है कंट्रोल का वो हमें देखने को मिलता है। कॉलोनियलिज्म ये डिस्क्राइब किया जाता है सेटलमेंट प्लेसेस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, अल्जीरिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील। इम्पेरियलिज्म ये आप देखोगे तो अफ्रीका जो है 19th सेंचुरी है ना, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कॉलोनियलिज्म ये जो कॉलोनीज़ है उनको बिल्ड करना, मेंटेन करना है ना बाहर की टेरिटरी पर। और वही इम्पेरियलिज्म अगर हम देखेंगे तो ये एक फॉर्म है कॉलोनियलिज्म का, ये एक सब्ड्यूट है कॉलोनियलिज्म का। कॉलोनियलिज्म ये सेटलमेंट जो हो रही है उसका डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। इम्पेरियलिज्म एक स्टेट पॉलिसी लॉ जो है उसकी बात करता है कि हम कंट्रोल यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉलोनियलिज्म, इम्पेरियलिज्म अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद। अब देखिए, शुरू करने से पहले आईएएस का कंप्लीट पैकेज प्रीलिम्स मेंस आपको देखने को मिलेगा एमएम एकेडमी ऐप पर। आपको जीएस पेपर 1 के Art and culture, ancient history, medieval history, modern history, history of independence, geography, Indian society, कंप्लीट जीएस 1, कंप्लीट जीएस 2, polity, governance, society, international relations, GS3, Indian economy, environment, intersecurity, disaster management, science and technology, agriculture, GS4, ethics, और उसी के साथ साथ बोनस कोर्सेज जो है इंडिया ईयर बुक, आंसर राइटिंग कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना होगा। आप डेमो लेक्चर जो है हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो ऑप्शन नजर आएगा। उसमें आपको वेरियस प्लान दिखाई देंगे, 3 महीने के, 6 महीने के और 2 साल के कोर्स पर डिस्काउंट है। आपको प्लान परचेस करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए।